नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश 6 बजे की 6 बड़ी खबरों में। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। और सबसे पहले हम बात करेंगे केजरीवाल की गुहार, कोर्ट का इनकार। दिल्ली शराब नीति घोटाले में जमानत पर बाहर चल रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा है कि जब जस्टिस दत्ता की पीठ पिछले हफ्ते बैठी हुई थी तब याचिका क्यों दायर नहीं की गई। दिल्ली सीएम ने स्वास्थ्य को आधार बनाते हुए अपनी जमानत अवधि को 7 दिन बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने साफ तौर से इनकार कर दिया है। केजरीवाल ने कहा कि टेस्ट पूरा होने के बाद वो 9 जून को सरेंडर कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में निर्धारित अंतरिम जमानत की शर्तों का भी पालन किया है। केजरीवाल की गुहार पर अब कोर्ट ने साफ तौर से इनकार किया है। तो आपको बता दें कि 2 जून को वापस केजरीवाल को सरेंडर करना है और अब केजरीवाल ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपनी जमानत की जो अवधि है उसको 1 हफ्ते बढ़ाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई के लिए अपील की थी, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ तौर से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तत्काल इस पर सुनवाई नहीं हो सकती है। तो केजरीवाल को 2 जून को दोबारा सरेंडर करना है। जमानत पर केजरीवाल बाहर चल रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए केजरीवाल को जमानत मिली थी और इस जमानत की अवधि को केजरीवाल ने भरपूर आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार के तौर पर इस्तेमाल किया है। अब अपनी जमानत को 1 हफ्ते बढ़ाने के प्रयास के तहत केजरीवाल ने अब ये याचिका दायर की थी। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ये याचिका दायर की थी। स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी और अनुरोध किया गया था कि इस पर तत्काल सुनवाई की जा सके। और हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह दिल्ली से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, केजरीवाल कि जो याचिका अभिषेक मनु सिंघवी ने दायर की 1 हफ्ते उनकी जमानत पे वो चल रहे हैं, उनकी अंतरिम जमानत की जो अवधि है 1 हफ्ते बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से फिलहाल इनकार कर दिया है। क्या कुछ अहम अपडेट है इस पर? बिल्कुल, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। अगर झटके के तौर पर देखा जाए तो जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने एक अर्जी दायर करके 7 दिन की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी और कहा था कि जो 1 जून को खत्म हो रही 2 जून को सरेंडर करने वाले थे, 7 दिन की बढ़ा दी जाए, वो 9 जून को सरेंडर कर देंगे और जो अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से शर्तें लगाएंगे उनका अब तक पालन किया और आगे भी पालन किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने ये वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से ये कहा कि जब आपको 1 सप्ताह की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग सुप्रीम कोर्ट से करनी थी तो अभी वेकेशनल बेंच जो चल रही थी उसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने ही अंतरिम जमानत के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के साथ सुनवाई के दौरान दी थी। लिहाजा आपको उस जो बेंच में ही इस अर्जी को लगाना चाहिए था, जो आपने नहीं लगाया, इसलिए हम इस पर विचार नहीं कर सकते हैं। और लेकिन आपकी जो अर्जी है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेजी जा रही है, उस पर बाकी फैसला उन्हीं को लेना है। लिहाजा अब ये देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। अब उनकी अंतरिम जमानत 1 सप्ताह के लिए बढ़ती है या नहीं बढ़ती, इस पर अब कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ही ले सकते हैं, क्योंकि जो इस समय जो डबल बेंच चल रही है उस डबल बेंच के दोनों जस्टिस ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। लिहाजा अब ये अरविंद केजरीवाल को इसे बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि 1 जून से सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी होगी और छुट्टी के दौरान सिर्फ एक बेंच लगेगी जिसमें अर्जेंट मैटरों को ही सुना जाएगा। लिहाजा अब ये डीवाई चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके पास ये अर्जी पहुंचेगी, उस पर वो क्या फैसला लेते हैं ये देखना होगा। फिलहाल अब ये
तिहाड़ जेल जाने की नौबत अरविंद केजरीवाल को आ सकती है। निश्चित रूप से अखिलेश जी, आपका तमाम इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अब कम ही समय बचा है। अब देखने वाली बात होगी कि अरविंद केजरीवाल की याचिका पर क्या सुनवाई अब संभव हो सकता है। और अब बात करेंगे हम नारद खफा अलविदा सपा। बलिया जनपद में 1 जून को 7वें चरण में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। सभी पार्टियों ने चुनाव जीतने के लिए अपनी अपनी ओर से पूरी ताकत झोंक दी है। मतदान से चंद दिनों पहले पूर्व मंत्री और पूर्वांचल के दिग्गज भूमिहार नेता नारद राय के बगावती तेवर ने सपा के माथे पर बल ला दिया है। सोमवार को अपने आवास पर बगावती बिगुल बजाने के बाद देर रात उन्होंने वाराणसी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। यही नहीं, अमित शाह से मुलाकात करने वालों में सपा नेता एवं पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह भी शामिल रहे। इन दोनों नेताओं के अपने समर्थकों के साथ जल्द ही भाजपा में शामिल होने की उम्मीदें अब जताई जा रही हैं। समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ने के बाद बलिया के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री नारद राय और पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह का एक फोटो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फोटो में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और अन्य नेता भी मौजूद हैं। इस फोटो ने बलिया की राजनीति की तपिश को और बढ़ा दिया है। बलिया संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सनातन पांडे के समर्थन में फेफना के कटारिया गांव में आयोजित जनसभा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा पूर्व मंत्री नारद राय को तवज्जो नहीं दिया गया, ऐसा उन्होंने कहा। इससे पूर्व मंत्री नारद राय के समर्थकों में इससे काफी नाराजगी देखी गई। सोमवार को पूर्व मंत्री नारद राय ने समर्थकों की बैठक बुलाई थी और इस दौरान इस बैठक में उमड़ी समर्थकों की भीड़ के बीच नारद राय ने स्पष्ट कर दिया कि समाजवादी पार्टी से उनका अब कोई भी रिश्ता नहीं है। तो नारद राय भूमिहार नेता हैं और काफी जमीनी नेता माने जाते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से नारद राय ने सपा को छोड़ा है, ऐसे में सपा को कितना नुकसान चुनाव के बीच हो सकता है। हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। संदीप, नारद राय काफी कद्दावर नेता और जमीनी नेता माने जाते हैं और चुनाव के बीच उनका सपा से नाता तोड़ना कितना नुकसान सपा के लिए हो सकता है? पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाते हैं और उन्होंने जो है अब जो है समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया है और अब जो है बीजेपी का दामन लिया है। तो यानी कि माना जा रहा है कल की जो मुलाकात है वो काफी महत्वपूर्ण मुलाकात होगी, क्योंकि 6वां चरण पूरा हो चुका है। 6वें चरण का मतदान जो है वो हो चुका है। 7वें चरण का मतदान शेष रह गया है। तो यानी 1 तारीख को मतदान होने, लेकिन पूर्वांचल में एक अच्छी पकड़ रखते हैं क्योंकि भूमिहार नेताओं में से ये गिनती होती है। और ऐसा माना जाता है कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर के साथ में अमित शाह से मुलाकात हुई है, बहुत सी 13 सीटें जो पूर्वांचल की हैं उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अपना राय की अगर बात करते हैं तो निश्चित तौर पे पूर्वांचल में उन्होंने बेहतर जनता के बीच काम किया है। तो और इसके साथ ही साथ में वो पूर्व मंत्री भी रहे हैं। तो ये माना जाता है कि अगर नारद राय भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उस पर थोड़ा बहुत असर जरूर डाल सकते हैं, क्योंकि पूर्वांचल की सीटों पर खासा इनका असर देखने को मिल सकता है। निश्चित रूप से संदीप, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि नारद राय के सपा छोड़ने के बाद अब भाजपा में जाने की अटकलें जहां एक तरफ बढ़ गई हैं, वहीं दूसरी तरफ नारद राय काफी जमीनी नेता हैं और माना जा रहा है कि उनके पार्टी छोड़ने से काफी नुकसान सपा को हो सकता है। तो बलिया के सियासत में अब माहौल काफी गर्म नजर आ रहा है। नारद राय के पार्टी छोड़ने के बाद लगातार अब माहौल गर्म नजर आ रहा है। अब हम बात करेंगे राहुल गांधी हाजिर हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। उनके वकील की ओर से लोकसभा चुनाव में व्यस्त होने के आधार पर मौके की अर्जी लगाई गई है। अर्जी पर एमपी-एमएलए की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने हाजिर होने के लिए उन्हें अंतिम अवसर दिया है। मामले में अगली सुनवाई 7 जून को होगी। जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था। आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
27 नवंबर 2023 को एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने राहुल गांधी को आपको बता दें विचारण के लिए तलब भी किया था। 20 फरवरी को राहुल गांधी ने कोर्ट में हाजिर होकर अपनी जमानत कराई थी। उनका बयान दर्ज होने की कार्रवाई में मामला लंबित है। सोमवार को राहुल गांधी पेशी पर हाजिर नहीं हुए। राहुल गांधी के वकील ने लोकसभा चुनाव में व्यस्त होने के आधार पर मौका अर्जी देकर अन्य तिथि नियत करने की मांग की है। इसका परिवादी के वकील ने विरोध करते हुए कहा कि मामला विलंबित करने के लिए अर्जी दी गई है। कोर्ट ने राहुल गांधी को अंतिम अवसर देते हुए अगली सुनवाई के लिए 7 जून की तिथि नियत कर दी है। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि राहुल गांधी के वकील ने चुनाव में व्यस्तता के आधार पर उनको अगला मौका देने की बात कही है। Has been accused of murder, right? The Supreme Court themselves have mentioned the Loya case. So I don't think Amit Shah has a lot of credibility. I mean, let's look into his background. Let's see what he has been responsible for. Let's see how he does politics. And also don't forget that he is a murder accused. This is fundamental. People in India forget that the president of the BJP is a murder accused. That's the truth. The party that talks about honesty, decency, has a person who has been accused of murder as president. यही वो बयान था जो राहुल गांधी के द्वारा अमित शाह को लेकर दिया गया था और इस बयान के बाद उनके खिलाफ ये परिवाद दायर कराया गया था। आपत्तिजनक इस बयान को बताया गया था और राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में परिवाद दायर कराया गया था। अब हम बात करेंगे हाईकोर्ट से राहत, गुरमीत को जमानत की। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 2002 में हुए रंजीत सिंह हत्याकांड में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोष मुक्त करार दिया है। आपको बता दें, रंजीत सिंह डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम के कट्टर अनुयायी और हरियाणा के सिरसा में डेरा के प्रबंधकों में से एक थे। 22 साल पहले उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सिरसा डेरा के प्रबंधक रहे रंजीत सिंह को 10 जुलाई 2002 की शाम को गोलियां मारकर उनको मौत के घाट उतार दिया गया था। 2003 में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी और जांच के बाद सीबीआई ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को उम्र कैद की सजा भी सुनाई थी। उम्र कैद की सजा के खिलाफ राम रहीम ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने उनकी अपील को सुनते हुए अब फैसला सुनाते हुए सीबीआई की अदालत के फैसले को रद्द कर दिया है। इस मामले में अभी विस्तृत आदेश आना बाकी है। तो आपको बता दें कि अब राम रहीम को इस फैसले के बाद राहत मिलती नजर आ रही है। रंजीत हत्याकांड में गुरमीत राम रहीम को दोष मुक्त कर दिया गया है। फिलहाल 22 साल पहले मारी गई थी रंजीत को गोली और इस मामले में राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अब इस मामले में राम रहीम को दोष मुक्त कर दिया गया है। ये काफी पुराना और हाई प्रोफाइल मामला था। 22 साल पहले मारी गई थी आपको बता दें रंजीत को गोली। राम रहीम को इसमें उम्र कैद की सजा भी हुई थी। देखिए, बहुत बड़ी राहत है। जैसा कि हम आपको पहले भी बताते आए हैं कि पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी का माननीय न्यायपालिका पर पूर्णतः भरोसा था और है, और जो आज ये माननीय हाईकोर्ट द्वारा जो ये ऑर्डर दिया गया है इसका हम पूर्णतः स्वागत करते हैं। और क्या कुछ था, क्योंकि इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी, 4 और लोग थे, क्या कुछ राहत आज हाईकोर्ट ने दी? देखिए, अभी जस्ट प्रोनाउंस किया है माननीय हाईकोर्ट ने। ये ऑर्डर आज प्रोनाउंसमेंट पे लगा हुआ था, जिसकी आर्गुमेंट पहले हो चुकी थी। तो आज ऑर्डर प्रोनाउंस करते हुए जो निचली अदालत का जो ऑर्डर था कन्विक्शन का, उसको आज माननीय हाईकोर्ट ने पलट दिया है और इसमें सभी को एक्विट कर दिया। बड़ी राहत मानते जी जी जी, बहुत बड़ी राहत है। क्या कुछ आर्गुमेंट्स, दलीलें आपकी तरफ से दी गई थी ओवर द इयर्स, यहाँ तक पहुंचा? देखिए, मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि जैसे अभी ऑर्डर अपलोड हो जाएगा, जैसी जजमेंट आती है उसको एक बार देख के मैं आपको सारा उसमें। हमारी अगली बड़ी खबर है लालू की चुटकी, चले गए मोदी। दरअसल राजद के शीर्ष नेता लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले ही एक भविष्यवाणी की है। उन्होंने पीएम मोदी पर चुटकी लेते हुए कहा कि मोदी तो गए। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मंगलवार को कहा कि हमें जल्द ही नतीजे पता चल जाएंगे। पीएम मोदी अब चले गए हैं।
पीएम मोदी कह रहे हैं कि वह जैविक नहीं है, वह एक अवतार हैं और हमारी सरकार 4 जून को बनेगी। गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव आज मीसा भारती के लिए चुनाव प्रचार में, आपको बता दें, फुलवारी शरीफ निकले थे। यहां पर वह खानकाह भी गए। मीसा पटना के पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में आरजेडी से हैं। लालू की चुटकी पर अब लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। तो लालू प्रसाद का जो अंदाज है वो हमेशा से इस तरीके का रहा है और ऐसे में अब सियासी उनकी ये चुटकी कितना सच साबित होगी या उनको उनका अति आत्मविश्वास माना जाएगा, ये तो हालांकि काउंटिंग के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव अपने अंदाज के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और लालू प्रसाद यादव ने आज फिर चुटकी लेते हुए कहा कि मोदी तो चले गए, चुनाव की गिनती 4 जून को होगी और पता चल जाएगा। ये बात भी लालू यादव ने कही। अपनी बेटी मीसा भारती के चुनाव प्रचार के दौरान उनके द्वारा ये बात कही गई। इंडिया गवर्नमेंट बनेगी, नरेंद्र मोदी का सफाया हो गया, इसलिए ये बोल रहा है कि हम ऊपर से अवतार हैं। संविधान बचाओ, देश बचाओ। बिहार का एग्जिट पोल क्या है लालू जी? आए तो यहाँ 100% है। और हमारी अगली बड़ी खबर है सियासी धार परिवारवाद पर वार। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर लालू प्रसाद यादव के ऊपर परिवारवाद पर हमला बोलते हुए कहा कि लालू प्रसाद को सिर्फ अपने परिवार से मतलब है, जबकि मेरा परिवार पूरा बिहार है, हमें पूरे बिहार की चिंता है। लेकिन लालू प्रसाद यादव को सिर्फ अपने परिवार की चिंता रहती है। नालंदा में सीएम का लालू पर यह वार देखने को मिला। लालू परिवार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि काम हमारी सरकार ने किया है और क्रेडिट कोई और ले रहा है। पहले खुद फिर पत्नी को सीएम बनाया उन्होंने, अब 2 बेटियों को चुनाव लड़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नालंदा के अस्थावा के वेनार में जदयू प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने लालू प्रसाद के परिवार पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि मौजूदा समय में बिहार में जदयू भाजपा के साथ मिलकर सरकार चला रही है। इससे पहले आरजेडी के साथ जदयू जब सरकार चला रही थी, उस दौरान जो काम कराए गए थे उसका क्रेडिट जो है वो आरजेडी हर चुनाव में तेजस्वी यादव बोलते नजर आते हैं कि हम थे तो हमने काम कराया। अब इस पर पलटवार करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि काम हमारी सरकार ने किया, काम हमने किया और उसका क्रेडिट कोई और लेना चाह रहा है। लालू परिवार पर उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि लालू परिवार सिर्फ अपने परिवार के बारे में ही सोचता है। लालू प्रसाद यादव ने हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचा है, जबकि मेरी सरकार और मैं पूरे बिहार को अपना परिवार मानता हूं और इसी परिवार को मानते हुए हम विकास जो है वो लगातार बिहार का विकास कर रहे हैं। तो लगातार नीतीश कुमार अब आरजेडी से अलग होने के बाद जिस तरीके से मुखर तौर पर नीतीश कुमार आरजेडी पर हमलावर हुए हैं और ऐसे में अब चुनावी जनसभाओं के दौरान भी ये मुखरता साफ तौर से देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार लगातार जहां एक तरफ आरजेडी पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, वहीं विकास, अपने सरकार की विकास की बात करते हुए लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की भी अपील कर रहे हैं। सबको जो मौका मिला 15 साल का, तो अपने 7 साल में हट रहा था, तब अपनी बीवी को बनवा दिया। अब पैदा क्या को किया? 7 गो बाल बच्चा पैदा किया है? इतना बाल बच्चा पैदा करने वाला कै गो है बिहार में है? कितना ज्यादा बेटी को बेटा को यही करा रहा है। तो आप जरा समझ लीजिए कि इन लोगों को जो 2005 के पहले तक का मौका था, तो क्या हुआ कि हम लोग तो पूरा का पूरा काम किए और जो काम नहीं किया है वही अनाप शनाप करता है। तो सारा काम कोई भी है, सब लोग इसको समझें। तो हम लोग तो यही कहने आए हैं कि भाई हम लोग तो रात दिन काम करते हैं और हम लोगों का कुछ है जी? आप जरा बोलिए तो, हम लोगों का कोई है? कुछ लोग जो राज करने की कोशिश करता है, बाल बच्चा परिवार को करता है, हम लोगों का है कोई परिवार का? तो हमारी खास पेशकश 6 बजे की 6 बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।